अब हम आपको भारत के असाधारण रक्षा घोटालों के बारे में बताएंगे। एक नई मीडिया रिपोर्ट में यह खुलासा हुआ है कि रफाल फाइटर जेट बनाने वाली फ्रांस की कंपनी डसॉ एविएशन ने वर्ष 2007 से 2012 के बीच, यानी जब देश में यूपीए की सरकार थी, तब भारत में कुछ बिचौलियों को फर्जी इनवॉइस के आधार पर 65 करोड़ रुपए की रिश्वत दी थी। आज हम आपको बताएंगे कि मनमोहन सिंह की सरकार में वो कौन से लोग थे जो रफाल का सौदा कराने के लिए ये पैसा ले रहे थे। भारत में पहला रक्षा घोटाला वर्ष 1948 में ही हो गया था। सोचिए, आजादी के अगले वर्ष ही, जब भारत ने अपनी सेना के लिए ब्रिटेन से जीप खरीदी थी। आजादी से लेकर अब तक भारत ने जब भी कभी कोई जीप खरीदी, तोप खरीदी, हवाई जहाज खरीदे, हर सौदे में भ्रष्टाचार के आरोप लगे। भारत पूरी दुनिया में हथियार खरीदने के मामले में दूसरे नंबर पर है, लेकिन फिर भी भ्रष्टाचार के आरोपों की वजह से ही भारत में आज भी हथियारों की बेहद कमी है, क्योंकि जब भी कोई बड़ा रक्षा सौदा होता है उसमें भ्रष्टाचार के आरोप लगते हैं और फिर वो रक्षा सौदा या तो हो ही नहीं पाता या फिर उसे लेकर अदालतों में लंबी लंबी सुनवाइयां चलती रहती हैं। इसलिए आज हम इसी समस्या का आपके सामने विश्लेषण करेंगे, लेकिन विश्लेषण इसलिए कर रहे हैं क्योंकि रफाल को लेकर अब नई जानकारियां आई हैं। पश्चिम में भारत की 3,323 किलोमीटर लंबी सीमा पाकिस्तान से लगती है और पाकिस्तान हमारा दुश्मन देश है। पूर्व में लगभग 4,000 किलोमीटर लंबी सीमा चीन से लगती है और चीन भी हमारा दुश्मन देश है। इन दोनों ही मोर्चों पर भारत के लिए युद्ध जैसी स्थितियां हैं और किसी भी युद्ध से निपटने के लिए सेना को हथियारों की जरूरत होती है। लेकिन भारत में ऐसा कोई दौर नहीं आया कभी भी जब हमारी सेना के पास पर्याप्त मात्रा में पूरे हथियार रहे हों और हम, जिसे हम कहते हैं कि वॉर रेडी, युद्ध के लिए तैयार रहे हों। बावजूद इसके कि हमारे जो दो फ्रंट हैं वो खुले हुए हैं और दोनों तरफ दुश्मन देशों की सेनाएं तैनात हैं जो कभी भी कुछ भी कर सकती हैं। हर दौर में सरकारों और सेना ने यह माना है कि अगर भारत को एक ही समय पर पाकिस्तान और चीन दोनों के साथ युद्ध लड़ना पड़ गया तो हथियारों का मौजूदा बेड़ा युद्ध की जरूरतों को शायद पूरा नहीं कर पाएगा। ये विपक्षी दल भी आरोप लगाते रहे हैं और सरकारें भी इस बात को मानती रही हैं कि ये बात सही है। इस कमी का सबसे बड़ा कारण है हथियारों की खरीद में होने वाली देरी, और ये देरी इसलिए होती है क्योंकि भारत में अक्सर रक्षा सौदों के बाद उनमें भ्रष्टाचार और घोटाले के आरोप लगते हैं, जैसा कि इस मामले में हुआ। फ्रांस के एक इन्वेस्टिगेटिव जर्नल जिसका नाम मीडिया पार्ट है, उसकी नई रिपोर्ट के मुताबिक राफेल लड़ाकू विमानों की खरीद प्रक्रिया में 75 लाख यूरो यानी भारतीय रुपए में करीब 65 करोड़ रुपए की रिश्वत ली गई थी। और यह रिश्वत वर्ष 2007 से 2012 के बीच फ्रांस की कंपनी डसॉ एविएशन द्वारा दी गई, जिस समय भारत में डॉक्टर मनमोहन सिंह के नेतृत्व में यूपीए की सरकार थी। यानी आरोप है कि इस कंपनी ने यूपीए की सरकार में बिचौलियों को 65 करोड़ रुपए बतौर रिश्वत में दे दिए ताकि भारत जल्द से जल्द इस डील को फाइनल करे। अब सोचिए, 65 करोड़ रुपए कोई भी बड़ी कंपनी बेकार में ऐसे ही किसी को नहीं दे देगी। 65 करोड़ बहुत बड़ी रकम होती है। आपको याद होगा बोफोर्स घोटाला जब हुआ था राजीव गांधी के समय में, उसमें भी 64 करोड़ की रिश्वत ली गई थी। इस रिपोर्ट में यह भी बताया गया है कि केंद्रीय जांच एजेंसी सीबीआई और ईडी के पास इस संबंध में सभी सबूत वर्ष 2018 से ही मौजूद हैं। यूपीए की सरकार में यह रिश्वत सोशेन गुप्ता नाम के जिस व्यक्ति को दी गई थी, उनका नाम ऑगस्टा वेस्टलैंड हेलीकॉप्टर घोटाले में भी आ चुका है। और एक और इत्तेफाक यह है कि 2007 से 2012 के बीच जब रफाल डील कराने के लिए 64 करोड़ रुपए की रिश्वत ली गई, उस समय ऑगस्टा वेस्टलैंड हेलीकॉप्टर का भी घोटाला हुआ था। यानी एक ही समय में दो बड़े रक्षा सौदों में घोटाले और रिश्वतखोरी के आरोप अब लग रहे हैं। हेलीकॉप्टर में भी घोटाला हुआ और ये जो फाइटर जेट की खरीद है इसमें भी घोटाला हो रहा था। हालांकि ये बात अलग है कि तब ये सौदा हो नहीं पाया। हथियारों की खरीद के मामले में भारत पूरी दुनिया में दूसरा सबसे बड़ा देश है। वर्ष 2016 से 2020 के बीच सऊदी अरब के बाद भारत ने ही पूरी दुनिया में सबसे ज्यादा रक्षा सौदे किए हैं। पिछले साल दुनिया में जितने हथियारों की खरीद हुई है उनमें से 10% हथियार अकेले भारत को मिले हैं। इसके अलावा पिछले 15 वर्षों में हमारा देश हथियारों की खरीद पर 80 बिलियन यूएस डॉलर्स यानी 6 लाख करोड़ रुपए खर्च कर चुका है। फिर भी हमारे पास हथियारों की कमी है। अब सवाल है कि जब भारत पूरी दुनिया में हथियार खरीदने वाला दूसरा सबसे बड़ा देश है तो फिर भारतीय सेना के पास आज भी पूरे हथियार क्यों नहीं है।
उदाहरण के लिए भारत को अगर आज एक ही समय पर चीन और पाकिस्तान दोनों से युद्ध लड़ना पड़ जाए तो कुल 756 लड़ाकू विमानों की जरूरत पड़ेगी, लेकिन भारतीय वायुसेना के पास इस समय 594 लड़ाकू विमान ही हैं और इनमें भी काफी विमान जो हैं वो आउटडेटेड हो चुके हैं, पुराने हो चुके हैं। अगर सिर्फ चीन से भी तुलना करें तो भी भारत की ताकत कम है। जैसे चीन के पास 74 सबमरीन है, पनडुब्बियां, भारत के पास सिर्फ 16 सबमरीन है। चीन के पास 2 एयरक्राफ्ट कैरियर हैं, जबकि भारत के पास 1 एयरक्राफ्ट कैरियर है। और इन सब चीजों की भारत को भी जरूरत है, लेकिन भारत में जब भी इन्हें खरीदने की कोशिश होती है तो कोई ना कोई भ्रष्टाचार होता है या फिर आरोप लगता है। आज हमारे देश का विपक्ष यही कहता है कि भारतीय सेना 2 फ्रंट वॉर के लिए तैयार नहीं है और सरकार भी यह मानती है कि सेना के पास हथियारों की कमी है। तो यह कमी हुई क्यों, आज आपको यह समझना होगा। भ्रष्टाचार के आरोप पर खबर दिखाना तो बहुत आसान सा काम है। हम आपको दिखा सकते थे, रफाल पर जो नई बातें आई हैं वो भी आपको दिखा सकते थे, नेताओं ने क्या कहा है ये दिखाकर हम आगे बढ़ सकते थे। लेकिन इस पूरी समस्या को इसकी जड़ से समझिए। आजादी के कुछ महीनों के बाद ही भारत ने हथियारों का आयात करना शुरू कर दिया था। हथियार दूसरे देशों से खरीदने शुरू किए और इस खरीद के साथ ही रक्षा सौदों में घोटालों की परंपरा भी हमारे देश में तभी शुरू हो गई थी। आजादी से सिर्फ 1 साल बाद 1948 में ही जवाहरलाल नेहरू ने ब्रिटेन से 200 नई जीपों की खरीद का सौदा किया था, लेकिन डील के विपरीत उस समय भारतीय सेना को 155 जीप्स की डिलीवरी ही मिली थी। और बाद में जब इस पर विवाद हुआ तो उस समय की अंतरिम सरकार पर रक्षा सौदे में घोटाले के आरोप लगे और यह भी कहा गया कि वीके कृष्ण मेनन ने इस डील की आड़ में रिश्वत ली है। ये वही वीके कृष्ण मेनन थे जिन्हें नेहरू का बहुत करीबी माना जाता था और बाद में वो भारत के रक्षा मंत्री भी बने। 1962 के भारत चीन युद्ध के दौरान भी रक्षा मंत्री की जिम्मेदारी उन्हीं के पास थी। वर्ष 1987 में जब काफी लंबे इंतजार के बाद भारत सरकार ने स्वीडन की कंपनी से बोफोर्स तोपों की खरीद के लिए सौदा किया तो इसमें भी भ्रष्टाचार के आरोप लगे और कहा जाता है कि इस डील के लिए तत्कालीन राजीव गांधी सरकार को 64 करोड़ रुपए की घूस मिली थी। 1989 के लोकसभा चुनाव में यह मुद्दा बहुत बड़ा हुआ था, जिसकी वजह से राजीव गांधी बुरी तरह हार गए थे। इस घोटाले की वजह से बोफोर्स तोप की खरीद में कई परेशानियां आई, जिसका सीधा असर भारतीय सेना पर पड़ा। और आपको याद होगा कि बाद में जब हमने कारगिल का युद्ध लड़ा तो यही बोफोर्स की जो तोप हैं ये हमारे बहुत काम आई थी। यानी बोफोर्स की तोपों में कोई खराबी नहीं थी, तोप शानदार थी, लेकिन इनकी खरीद में समस्या थी। इसी तरह वर्ष 2000 में भारत सरकार ने इजराइल के साथ 200 बराक मिसाइल्स का सौदा किया था और बाद में यह आरोप लगे कि सरकार ने ज्यादा कीमत पर इन मिसाइल्स को खरीद लिया, जिसका इस रक्षा सौदे पर भी बुरा असर पड़ा और सेना को समय पर यह मिसाइल भी नहीं मिल पाई। यूपीए के पहले कार्यकाल में 12 वीवीआईपी हेलीकॉप्टर्स की खरीद में भी भ्रष्टाचार के आरोप लगे और इस घोटाले को 2013 में ऑगस्टा वेस्टलैंड स्कैम के नाम से जाना जाता है। यह घोटाला 64 करोड़ रुपए का बताया गया था और अब राफेल लड़ाकू विमानों की खरीद में भी इसी तरह के आरोप लगे। नोट करने वाली बात यह है कि इन सभी मामलों में भ्रष्टाचार के आरोप कभी साबित नहीं हुए, लेकिन सेना को इसका बहुत बड़ा नुकसान उठाना पड़ा। असल में जब किसी रक्षा खरीद के सौदे में घोटाले के आरोप लगते हैं तो पूरा सिस्टम पैरालाइज्ड हो जाता है। अगर मामला अदालत में चला जाए तो हथियारों की खरीद में इसके बाद वर्षों लग जाते हैं। इससे डिफेंस डील्स में पारदर्शिता पर भी सवाल उठते हैं। साथ ही सेना को काफी नुकसान होता है और यही वजह है कि रक्षा के क्षेत्र में भारत एक बहुत बड़ा प्लेयर होते हुए भी हथियारों की कमी से लगातार संघर्ष कर रहा है। अब रफाल के मामले पर एक नया घोटाला आया है और नया खुलासा हुआ है और आज इस पूरे मुद्दे पर एक बार फिर जबरदस्त राजनीति हुई। राहुल गांधी ने ट्विटर पर लिखा कि जब पग पग पर सत्य साथ है तो फिक्र की क्या बात है। मेरे कांग्रेस साथियों, भ्रष्ट केंद्र सरकार के खिलाफ ऐसे ही लड़ते रहो, रुको मत, थको मत, डरो मत। इस मुद्दे पर किस पार्टी ने आज क्या कहा, यह आज आपको भी सुनना चाहिए। यह अतिशयोक्ति नहीं होगी कि अगर आईएनसी, इंडियन नेशनल कांग्रेस को रीनेम किया जाए और कहा जाए कि आईएनसी का अर्थ इंडियन नेशनल कांग्रेस नहीं है, आईएनसी का अर्थ है आई नीड कमीशन। आई नीड कमीशन, बिना कमीशन के ये कुछ नहीं करते हैं। आई नीड कमीशन। सोनिया गांधी कहती है आई नीड कमीशन, राहुल गांधी कहते हैं आई नीड कमीशन, प्रियंका वाड्रा आई नीड कमीशन, रॉबर्ट वाड्रा आई नीड कमीशन। ये आईएनसी मतलब आई नीड कमीशन। और ये सिलसिला कोई आज का नहीं है,
जब से कांग्रेस पार्टी है तब से आई नीड कमीशन है। जब करार हुआ ही नहीं और जो करार हो रहा था वो भी टेंडर के माध्यम से हो रहा था, उसमें नो करप्शन क्लॉज था, हटाया आपने, टेंडर को आपने साइड में किया, आपने बिना टेंडर के खरीदा, उसी कंपनी से खरीदा, 526 की चीज को 1670 में खरीदा। सुषेण गुप्ता डसॉल्ट के साथ सन 2000 से काम कर रहा है, अटल जी की सरकार थी, तो क्या हम अटल जी से शुरू करेंगे आरोप लगाना? अरे सौदा आपकी सरकार के तहत हुआ, आरोप भी आप पर लगेगा। आजादी से लेकर अब तक इस देश पर ज्यादातर समय या तो कांग्रेस का शासन रहा है या फिर कांग्रेस समर्थित सरकारों का शासन रहा है। आईएनसी कांग्रेस को कहा जाता है, इंडियन नेशनल कांग्रेस, और आज बीजेपी के प्रवक्ता कह रहे हैं कि इसका मतलब इंडियन नेशनल कांग्रेस नहीं है, इसका मतलब है आई नीड कमीशन। लेकिन आपने देखा होगा कि भारत में शुरुआत से ही 1948 से लेकर अब तक हमने जब भी कुछ भी खरीदा, चाहे तोप खरीदी, चाहे हवाई जहाज खरीदा, चाहे जीप खरीदी, हमेशा भ्रष्टाचार हुआ है। और उसके बाद से जब रफाल का सौदा हुआ भी, तो कांग्रेस पहले तो पूरे समय अपने लोगों को कमीशन दिलाती रही, ऐसे आरोप लगते रहे। कांग्रेस की सरकारें उन आरोपों के बाद हारी भी। लेकिन अब जब दूसरे सौदे हो रहे हैं और कांग्रेस विपक्ष में है, तब कांग्रेस ने एक नया हथकंडा अपनाया है। अब वो उन रक्षा सौदों पर आरोप लगाती है और फिर उन्हें लेकर सुप्रीम कोर्ट में चली जाती है, और फिर सुप्रीम कोर्ट में एक बार फिर जांच बैठा दी जाती है, और वो जो हम रक्षा सौदे कर रहे हैं या हम जो हथियार खरीद रहे हैं, वो मामले जो हैं वो डीले होते चले जाते हैं। इससे नुकसान किसी का नहीं है, इससे नुकसान है भारत का। आज स्थिति यह है कि भारत में चाहे आप किसी की भी सरकार ले आइए, किसी सरकार में रक्षा मंत्री में इतनी हिम्मत नहीं कि वो ईमानदारी से भी कोई रक्षा सौदा कर सके, क्योंकि हर रक्षा मंत्री, हर सरकार और हर सरकारी अफसर फाइल पर साइन करने से पहले डरा हुआ होता है, और उसे ऐसा लगता है कि आज अगर ये रक्षा सौदे पर हस्ताक्षर किए तो एक ना एक दिन भारत की कोई ना कोई विपक्षी पार्टी, कोई ना कोई बड़ा नेता इसमें भ्रष्टाचार का आरोप तो लगा ही देगा, फिर उस आरोप को बड़ा किया जाएगा और उसी आरोप पर चुनाव लड़े जाएंगे। यानी हमेशा ये एक राजनीतिक मुद्दा बनता है और इस पर चुनाव लड़े जाते हैं। सबसे खराब बात यह है कि हम अपने देश में सेना को लेकर जो हथियार हमने लेने चाहिए थे, उन्हीं पर हम चुनाव लड़ते हैं, उन्हें बड़ा मुद्दा बना देते हैं, और नुकसान सिर्फ देश का होता है, सेना का होता है। इसलिए आज हम फिर एक बार ये कहेंगे कि ये जो बात सामने आई है, इस पर भी वैसी ही जांच बैठनी चाहिए, पता करना चाहिए कि उस समय ये 64 करोड़ रुपए कैसे, किन हालात में लिए गए और किस चीज के लिए लिए गए। जैसे कि आपने देखा होगा, रफाल का सौदा जब हुआ तो यह मामला सुप्रीम कोर्ट तक गया, और फिर सुप्रीम कोर्ट ने भी इस पर मौजूदा सरकार को क्लीन चिट दी। लेकिन पिछला जो चुनाव था 2019 का, वो इसी पर लड़ा गया। चौकीदार चोर है, सोचिए, चौकीदार चोर है का जो पूरा नारा था, ये रफाल के रक्षा सौदे के आधार पर ही बनाया गया था, जिस पर कांग्रेस ने चुनाव लड़ा था, और ये राहुल गांधी का मनपसंद नारा था, चौकीदार चोर है। फिर बीजेपी ने इसका तोड़ निकाला और कहा कि मैं भी चौकीदार, और लोगों ने कहना शुरू किया मैं भी चौकीदार। लेकिन अब ये जो नई चीज सामने आ रही है, 2007 से लेकर 2012 के बीच जब राहुल गांधी, सोनिया गांधी की सरकार थी, गांधी परिवार की सरकार थी, तो आज हमें यह कहना पड़ेगा कि चोर की दाढ़ी में तिनका। इसलिए चौकीदार चोर है, ये नारा तो था, लेकिन आज का नारा होना चाहिए चोर की दाढ़ी में तिनका। और इस तिनको को ढूंढने के लिए 2007 से 2012 के बीच ये जो पैसा लिया गया है 64-65 करोड़ के आसपास का, इसकी पूरी जांच होनी चाहिए। Presenting B News app available on Google Play and App Store. Download it now.